नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में। और भारत के संविधान के अंदर हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा भारत की संविधान सभा, यानी संविधान सभा जहां से संविधान की शुरुआत होती है, और यानी जहां से सभा की शुरुआत होती है वहां से हम बात करेंगे। इससे पहले हमने संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख ली है, संविधान कहाँ से प्रारंभ होता है, जो मुगल काल है उनके बारे में देख लिया था, और इसके साथ ब्रिटिश ताज का शासन भी देख लिया, क्राउन का शासन भी देख लिया था, तो उनके बारे में चर्चा हो गई थी। विभिन्न अधिनियम आए थे, उनके बारे में चर्चा की थी, जो आए थे क्या क्या प्रावधान किया गया था उनके बारे में चर्चा की गई थी। और अब हम बात करेंगे संविधान सभा के बारे में। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने कांग्रेस का युग भी हमने कर लिया, गांधी युग भी कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाके जरूर देख लेना, आपको निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा। और यह चैनल आपको अगर आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, अगर नहीं लगता है तो मत करना जी, अभी रिमूव कर देना। चलिए जी, हम आगे बात करते हैं संविधान सभा के बारे में। पहले तो आपने ये समझना होगा कि संविधान सभा की जरूरत क्यों है। देखो, किसी भी संविधान बनाने के लिए पहले सदस्य चुने जाते हैं, फिर उसके बाद सदस्य चुनने के बाद में उनमें कमेटी बनाई जाती है, यानी समितियां बनाई जाती है। समितियां बनाने के बाद में उन पर जो होते हैं सदस्य होते हैं वो कार्य प्रारंभ करते हैं। तो हमने वही ढांचा देखना है, क्या है, किस तरीके से है, उसके बारे में बात करनी है। तो चलिए जी, हम बात करते हैं संविधान के बारे में जी। जो संविधान के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, महत्वपूर्ण है जो परीक्षा की दृष्टि से, कि संविधान की पहली मांग कहाँ दिखती है जी। तो पहली मांग हमें दिखती है जी, जो भारत की संविधान की पहली मांग अगर आपसे पूछे तो 1885, माफ कीजिएगा 1885 नहीं है, ये 1895 है जी। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक की बात कही थी। उन्होंने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये बात यहाँ दिखती है जी, संविधान की पहली मांग 1895 में स्वराज्य विधेयक के रूप में दिखती है जी। अब बात करेंगे, ये जो स्वराज्य शब्द है ये सब प्रथम प्रयोग किसने किया था। एसएससी वगैरह परीक्षा में ये पूछा गया है, तो अधिकतर लोग बाल गंगाधर तिलक कर देते हैं। नहीं जी, बाल गंगाधर तिलक से पहले भी एक व्यक्ति हुए जो भारत के महान कह सकते हैं एक दार्शनिक भी थे, तो वो थे दयानंद सरस्वती जी ने दिया था जी अपने ये शब्द जी, स्वराज्य शब्द की सर्वप्रथम उन्होंने दिया था। तो ये एक ऑथेंटिक माना जाता है जी कि सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था। अगर हम इतिहास में जाएं तो स्वराज्य के बारे में शिवाजी ने भी प्रयोग किया था, लेकिन वो इतना तथ्यात्मक सत्य नहीं मान सकते हैं, वो एक लोक कृति है ना, दंत कृति के अनुसार कह सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, अगर पूछे कि स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वो किया था दयानंद सरस्वती जी ने। और संविधान की पहली मांग हमें कहाँ दिखाई देती है, तो वो बाल गंगाधर तिलक के स्वराज्य विधेयक में दिखाई देती है जी। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको देख लेना जी, बहुत से परीक्षा में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, और रीट में तो पक्का ही पूछा जाएगा जी। चलिए जी, हम आगे बात करते हैं इसके बारे में और क्या प्रावधान थे। तो प्रावधान ये था कि 1922 के अंदर गांधी जी ने पहली बार कहा था। अब यहाँ गांधी जी की एंट्री हो जाती है, आपको पता है 9 जनवरी को गांधी जी कहाँ से आते हैं जी, अफ्रीका से आ जाते हैं भारत जी। तो उनकी एंट्री हो जाती है 9 जनवरी 1915 को, जहाँ से अब प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। तो गांधी जी की एंट्री हो जाती है, और 1922 में वो कहते हैं कि जो भारत का संविधान है वो भारतीयों द्वारा बनाया जाए। और ये बात उन्होंने अपनी हरिजन पत्रिका में कही थी। एक बात का ध्यान रखना, एक बार ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि हरिजन पत्रिका निम्नलिखित में से किस में संपादित थी जी, गुजराती में थी, अंग्रेजी में थी, या हिंदी में थी, या संस्कृत में थी, जो भी थी। इसका उत्तर मैं वीडियो के अंत में दूंगा। आपने अभी कमेंट करके बताना कि हरिजन पत्रिका किस में लिखी गई थी, यानी जो भाषा कौन सी भाषा में लिखी गई थी जी, उसके बारे में बताना है जी। तो चलिए जी, हम बात करते हैं। तो अगर हम देखें, गांधी जी ने सब ये बात कही थी हरिजन पत्रिका में। इसके बाद मोतीलाल जो नेहरू समिति का गठन किया जाता है, तो इन्होंने क्या है, नेहरू प्रस्ताव में पेश किया था संविधानिक, और इन्होंने कहा था एक अधिराज्य की मांग की गई थी, यानी डोमेनियन स्टेट। डोमेनियन स्टेट क्या होता है, डोमेनियन स्टेट होता है, अधिराज्य वो होता है जिस पर शासन दूसरे किसी देश का हो और उसके अधीन रहकर शासन किया जाए। तो 1928 के अंदर स्क्रिप्स मिशन, माफ कीजिएगा, साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू समिति आई थी, और इन्होंने उस समिति में ये कहा था कि हम शासन करेंगे लेकिन ब्रिटेन के नेतृत्व में करेंगे। ये थी नेहरू समिति जी। तो ये नेहरू समिति अगर पूछे कब आई थी, तो नेहरू समिति आई थी 1928 में। एक प्रश्न आगे चल के और पूछ सकते हैं, नेहरू समिति के अध्यक्ष कौन था, वहां ऑप्शन दिया होगा
मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इनके जो अध्यक्ष थे वो थे मोतीलाल नेहरू और इसके जो सचिव थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन थे? वो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे जी। अब आप कहोगे हमने ये याद क्यों रखना है? देखिए जी, मोतीलाल नेहरू जी कांग्रेस के एक गद्दावर नेता थे जी, तो इसीलिए हमें उन्हें ध्यान में रखना है जी। अब एक विजय लक्ष्मी पंडित का नाम आता है जी। हम कहते हैं विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में क्यों कहते हैं? वो इस तरीके से महत्वपूर्ण है कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष थी। अब आप कहोगे संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ जो विभिन्न देशों का एक समूह है यानी संगठन है, वो अपनी मांगे, अपनी बातें, अपनी आदान प्रदान, आयात निर्यात, अपनी समस्याएं, जितनी भी बातें वहाँ रखी जाती है, यानी विश्व मंच है, यानी विश्व का मंच है जिसमें 193 देश शामिल है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ है। तो उसके अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महिला अध्यक्ष बनी थी वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। अब आप कहोगे विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और मोतीलाल नेहरू की बेटी थी जी। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसको साथ साथ नोट करते रहना जी। कुछ बातें ऐसी है जो मैंने इस पीडीएफ में नहीं डाली है, और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी यहाँ दे देता हूँ, तो आप वो भी ज्वाइन कर लेना। समय समय पर टेस्ट सीरीज चलती रहती है ताकि आप तक टेस्ट वगैरह पहुँच जाए और ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए। इसके बाद देखिए जी, आगे हम बात कर रहे हैं कि जो 1929 में कांग्रेस का एक अधिवेशन चल रहा था जी, कहाँ? लाहौर में चल रहा था, और वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग कर दी थी। अब ये देखिए, पहले अधिराज्य की मांग की थी यानी डोमिनियन स्टेट की बात की थी, लेकिन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, हमें अधिराज्य नहीं चाहिए। और उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष हम 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे जी। तो पहला स्वतंत्रता दिवस इन्होंने मनाया था जी 26 जनवरी 1930 को मनाया था। रावी नदी के तट पर इन्होंने तिरंगा फहरा दिया था जी। अब बहुत से लोग कहेंगे कि 26 जनवरी को महत्वपूर्ण दिन क्यों रखा हमने, अपना संविधान उसी दिन क्यों लागू किया? देखिए, इस दिन जब संविधान बनकर तैयार हो गया था तो 26 नवंबर को संविधान लागू करना था। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि 26 जनवरी भी महत्वपूर्ण दिन था। कभी हमने, यानी ये बात हो रही है 1948-49 की बात हो रही है, लेकिन उस समय कुछ लोग कहते हैं कि कभी हमने, मतलब 1930 में हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था 26 जनवरी को, तो उस दिन को भी हमने महत्वपूर्ण रखना है। तो इसीलिए क्यों ना हम 2 महीने बाद, यानी 26 नवंबर से 26 जनवरी 2 महीने बनते हैं, तो उस 2 महीनों में 2 महीने बाद लागू किया जाए ताकि वो दिन भी हमारे लिए विशेष हो जाए। तो हमने अपना संविधान था वो 26 नवंबर को तो अंगीकृत कर दिया और 26 जनवरी को हमने लागू कर दिया। वो इसी उपलक्ष्य पर लागू किया था कि हमने कभी पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, और वो मनाया था लाहौर अधिवेशन में घोषणा की गई थी। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जी। अगर कोई आपका प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके प्रश्न का उत्तर देने का जी। चलिए जी, आगे हम बात करते हैं। 1934 के अंदर पहली बार संविधान बनाने के लिए एम.एन. रॉय ने संविधान सभा का उल्लेख किया। ये आ गया जी, संविधान सभा का उल्लेख सबसे पहले किस राजनीतिक पार्टी ने किया था? तो वो थी जी स्वराज्य पार्टी थी जी, पहली राजनीतिक पार्टी जिसने संविधान सभा का जो समर्थन किया था। ठीक है, वो कौन थी? स्वराज्य पार्टी। और वो किसकी थी स्वराज्य पार्टी? एम.एन. रॉय की थी। यहाँ कांग्रेस मत करके आ जाना, अधिकतर स्टूडेंट हैं वो कांग्रेस करके आएंगे, वो सोचेंगे कि और तो कोई पार्टी थी नहीं, कांग्रेस से भी साथ में ही एक पार्टी थी स्वराज्य पार्टी। 1925 में इसका गठन किया गया था, लेकिन ये बात 1934 में कही गई थी, तो इसका भी ध्यान रखना है जी। तो हम कह सकते हैं कि पहली राजनीतिक पार्टी जिसने संविधान सभा का समर्थन किया था वो कौन सी थी? स्वराज्य पार्टी थी। आगे हम बात करेंगे उसके 2 वर्ष बाद, यानी 1936 में अखिल भारतीय कांग्रेस का एक अधिवेशन चल रहा था, यानी फैजपुर में अधिवेशन चल रहा था, और उसमें संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया था। भी कांग्रेस की जो पार्टी थी उन्होंने भी कहा ठीक है, भारत के संविधान बनना चाहिए। मांग कब उठी? 1929 में। स्वीकार कब की गई कांग्रेस के द्वारा? 1936 में। अब अगर कांग्रेस स्वीकार कर लेगी उससे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन कांग्रेस
के स्वीकार करने के बाद अंग्रेजों ने भी स्वीकार करना जरूरी था, तो इसलिए हमने क्या किया, अंग्रेजों ने भी स्वीकार किया 1940 के अंदर। यानी संविधान सभा की बात को स्वीकार कब किया अंग्रेजों ने, 1940 में। और कांग्रेस ने कब स्वीकार किया, 1936 में जी। और किस राजनीतिक पार्टी ने सर्वप्रथम समर्थन किया संविधान सभा का, वो थी एम एन रॉय की स्वराज्य पार्टी। और कब किया था, 1934 में। ये जो सन है इनको याद रख लेना, छोटे छोटे प्रश्न हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी, तो इनको साथ साथ नोट करते रहना जी। तो 1940 में कांग्रेस ने, और 1936 में कांग्रेस ने, और 1940 में अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया था जी। अब हम बात करेंगे 1942 में संविधान सभा के गठन के लिए क्रिप्स मिशन भारत आया था जी। देखिए जी, जब 1940 में अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया, ठीक है हम आपको संविधान सभा बना के देंगे, तो उसके बाद उन्होंने क्रिप्स मिशन आया था। और क्रिप्स मिशन आया था और उसमें उन्होंने कहा था कि संविधान सभा बनाने की बात हुई थी, लेकिन यहाँ जिन्ना वगैरह ने विरोध कर दिया था। और इन्होंने कहा था कि नहीं, संविधान सभा एक नहीं होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। 1940 के अंदर ही लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग रख दी थी जी, ठीक है जी। लाहौर अधिवेशन चल रहा था मुस्लिम लीग का, आपको पता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1936 में हुई थी। और 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन चल रहा था, जिसमें जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग व 14 सूत्रीय मांग भी रख दी थी। और उसके बाद 1942 में जब क्रिप्स मिशन आया तो इसका विरोध कर दिया गया और ये असफल हो गया था क्रिप्स मिशन जी। तो ये बहुत से लोग जानते हैं कि ये संविधान सभा बनाने के लिए आया था, लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जिसके बारे में बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होगा, वो संविधान के स्टूडेंट है उनको भी नहीं पता होगा, कि जो क्रिप्स मिशन आया था उसका मुख्य आधार क्या था। उसका मुख्य आधार था दलितों और महिलाओं को निर्वाचन के आधार पर आरक्षण दिया जाए, यानी उसको स्थायी करने के लिए आया था। लेकिन दलितों के कोई बड़ा लीडर, एक अंबेडकर जी के सिवा और कोई बड़ा लीडर नहीं था। तो जो अगड़ी जाति के जितने भी लोग थे उन्होंने इसको विरोध कर दिया था क्रिप्स मिशन का, कि नहीं, महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जा सकता, निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित नहीं किया जा सकता, और ना ही दलितों के लिए किया जा सकता है। तो ये क्रिप्स मिशन असफल हो गया था। एक तथ्य यही है, हम आज तक यही पढ़ते आए हैं कि क्रिप्स मिशन संविधान सभा बनाने के लिए आया था। संविधान सभा के साथ साथ महिलाओं को आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण देने के लिए आया था, इस बात का ध्यान रखना। और एक बात को बता दूं, महिलाओं को 50% आरक्षण देने के लिए आज भी एक वो जो संविधान संशोधन है वो पेंडिंग पड़ा है। मोदी सरकार चाहे तो उसे अभी भी पास करवा सकते हैं। वो राज्यसभा में पास हो चुका है और लोकसभा में अभी पेंडिंग पड़ा है जी, अभी तक हुआ नहीं है जी, जब होगा वो देखी जाएगी जी। चलिए जी, हम आगे बात करते हैं जी। आगे आएगी जुलाई में 1945 में एक विवेल योजना आती है जी। जब जिन्ना और गांधी जी की आपस में हो जाती है, तो मन मुटाव हो जाता है, तो उस समय अंग्रेज कहते हैं कि आप खुद लड़ रहे हो तो हम आपको कैसे आज़ाद कर दें, क्योंकि अगर हम छोड़ के चले गए तो आप फिर से गुलाम हो जाओगे। आपका तो फिर से इतिहास ही ऐसा रहा है कि आप तो गुलामी का है, चाइना है, रशिया है, वो आपको गुलाम कर लेंगे। आप एक मत तो होइए। तो गांधी जी जिन्ना को मना लेते हैं और एक संविधान सभा के लिए राजी कर लेते हैं। तो उस समय आती है विवेल योजना जी। तो विवेल योजना में क्या प्रावधान थे उनको देखते हैं। देखिए, ये अगर पटवारी की कोई तैयारी कर रहा है तो उसमें ये 4-4 लाइनों के पूछे जाएंगे, निम्नलिखित में से विवेल योजना में कौन सा शामिल नहीं था। तो ये प्रश्न है। देखिए, परीक्षा में अब पटवारी की भर्ती में लगभग 14 लाख के करीब करीब फॉर्म है, रीट में भी इतने ही है। तो देखिए, माफ़ कीजिएगा, पटवारी में कम है, रीट में जैसे 14 लाख के करीब करीब है, तो पेपर अच्छा बनेगा, स्तरीय बनेगा जी। तो अब ऐसे मत सोचो भी ऐसे पूछेंगे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, ऐसे प्रश्न नहीं पूछेंगे। इस तरीके से पूछेंगे निम्नलिखित में से किस कमेटी में क्या क्या प्रावधान थे। अब इसे भले तो 3rd ग्रेड का गिन लो चाहे 1st ग्रेड का प्रश्न लो, लेकिन पेपर स्तरीय बनेगा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें क्या था, कार्यकारिणी, जो हमारी कार्यकारिणी परिषद थी उसमें मुसलमानों के सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर हो, यानी अल्पसंख्यकों को भी पूरा प्रतिनिधित्व दिया जाएगी। यहाँ हिंदुओं से मतलब सिखों को भी साथ में गिना गया था, हिंदुओं में काउंट किया गया था, इस बात का ध्यान रखना जी। और मुस्लिमों को अलग गिना गया था जी, सदस्य उनके भी हिंदुओं के जितने ही होने चाहिए जी। आगे हम बात करें इसके बारे में कि केंद्र में एक नई कार्यकारिणी गठन किया जाए, यानी जो 1935 में कार्यकारिणी गठित की गई थी उसको बदलकर एक नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। और उस परिषद में क्या होगा, जो वायसराय है
और सेना प्रमुख है जो, उसके अतिरिक्त यानी इन दो के अलावा सारे उसमें सदस्य कौन होंगे? भारतीय होंगे, यानी उस कार्यकारी परिषद में बाकी सारे भारतीय ही होंगे जी। एक प्रतिरक्षा विभाग है जो, नहीं, भारत की रक्षा बड़ा विभाग वायसराय के पास रहेगा, बाकी सारे विभाग जो भारतीय उनको दे दिए जाएंगे जी, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं था ना भारतीयों पर, क्या पता कैसी रक्षा करें जी। चलिए जी, हम आगे बात करते हैं कार्यकारिणी। जो कार्यकारिणी परिषद होगी उसमें बिना कोई बड़े कारण के गवर्नर जनरल यानी वायसराय विटो का प्रयोग नहीं करेगा, विटो का प्रयोग नहीं करेगा। देखिए जी, विटो क्या होता था? विशेषाधिकार होता है, अतिरिक्त अधिकार होता है। अपने कह देते हैं किसी को, तेरे पास तो विटो है, यानी तेरे पास विशेष अधिकार है क्या, इस तरीके से, तो वो विटो है। अब वेवेल योजना के बाद में आती है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आती है 1946 के अंदर आती है भारत में। अब ये कैबिनेट मिशन क्यों आती है? कैबिनेट मिशन आती है भारत की संविधान जो संविधान सभा के गठन के लिए आती है जी। चलिए जी, हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होते हैं जी, कैबिनेट मिशन में गठन किया जाता है। सबसे पहले नाम आता है जी लॉर्ड पैंथिक, जो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस का नाम आता है, जो भारत के उसमें भारत सचिव भी थे और अध्यक्ष भी थे, यानी इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी थे। अब बात करते हैं कि भारत सचिव या भारत मंत्री एक ही बात है जी। भारत सचिव का पद कब आया था, ये आपने बताना है जी। ये भारत में भारत सचिव पद कब अस्तित्व में आया था, आपने सन बताना है जी। पहला प्रश्न तो ये है। और एक प्रश्न जो पहले पूछा गया था आपका, आपसे पूछा गया था, वो कौन सा प्रश्न था जिसमें आपसे पूछा गया था कि, हाँ, हरिजन पत्रिका वाला पूछा गया था, वो इंग्लिश में है जी। तो ये इसका बारे में बताना है जी कि पहला भारत सचिव कौन था, उसके बारे में बताना है जी आपने कमेंट बॉक्स में। चलिए जी, आगे हम बात करते हैं। दूसरा जो व्यक्ति था वो कौन था जी? वो था स्टैनफोर्ड क्रिप्स था जी। क्रिप्स मिशन जो आया था उसकी तक स्टैनफोर्ड क्रिप्स आया था जी। तो उसी ये व्यक्ति कौन था? ये व्यापार मंडल का अध्यक्ष था जी। इसको भी साथ में ले लिया। और इसके बाद एवी अलेक्जेंडर आया था। एवी अलेक्जेंडर कौन था? नौसेना का मंत्री था, यानी नौसेना का कमांडर था ये भी जी। तो ये महत्वपूर्ण 3 व्यक्ति है जी। अब इन तीनों को नोट कर लेना जी साथ साथ में जी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पैंथिक लॉरेंस है, क्रिप्स है, अलेक्जेंडर, इन तीनों को नोट कर लेना जी। तो चलिए जी, आगे हम बात करते हैं। ये संविधान सभा के बारे में है जी, जो भारत की संविधान सभा है उसके बारे में। अब हम बात करेंगे संविधान सभा में कितने सदस्य थे। जुलाई अगस्त में चुनाव होते हैं जी 1946 को जुलाई अगस्त में चुनाव होते हैं। और अब उससे पहले बात करेंगे भी कितने सदस्य, कितने सीटों पर चुनाव होंगे, उसके लिए भी देखो। सीटों के लिए देखो, संविधान सभा में 389 सीटों पर पहले चुनाव होने थे। अब ये प्रश्न यहाँ से भी बहुत बार आया है कि संविधान सभा में सदस्य कितने थे। मूल संविधान मतलब संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य थे, तो प्रारंभ में बताना है 389 बताना है जी। अब ये 389 कहाँ से चुन के आएंगे? जो 292 सदस्य है ना, इसमें से 292 सदस्य तो वो होंगे जो विधानसभाओं से, प्रांतीय विधानसभाओं से निर्वाचित होकर आएंगे अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से आएंगे प्रांतीय विधानसभाओं से, ठीक है जी। और इनका आधार क्या होगा? यानी जिस प्रांत की जनसंख्या 10 लाख होगी वहां से एक सदस्य आएगा, अगर 20 लाख है तो 2 आएंगे। वो उस जनसंख्या पे निर्भर करता है प्रांत के बारे में। तो 292 सदस्य आएंगे, वो प्रांतों से आएंगे, निर्वाचित होंगे, अप्रत्यक्ष होंगे, और 10 लाख पर एक होंगे जी। तो इसको देख लेना जी। 93 जो सदस्य होंगे ना, वो आएंगे देसी रियासतों से। अब देखो, प्रांतों के साथ साथ में देसी रियासतें भी थी। देसी रियासतें कैसे? जैसे बीकानेर है, जोधपुर है, जयपुर है, जैसलमेर है, झालावाड़ है, कोटा है, बूंदी है, ऐसी रियासतें थी जी। तो उससे कितने सदस्य आएंगे? 93 सदस्य आएंगे। और उनका भी आधार ये रखा था कि ये मनोनीत होंगे, यानी जो वहाँ का राजा होगा वो मनोनीत करके भेज देगा अपने रियासत में से। लेकिन उस रियासत से ही एक सदस्य आएगा जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख है। अगर 30 लाख है तो 3 आएंगे, 20 लाख है तो 2 आएंगे, और अगर 10 लाख है तो 1 आएंगे जी। और 4 सदस्य किस में से आएंगे? 4 सदस्य आएंगे जो चीफ कमिश्नरी प्रांत है वहाँ से आएंगे। चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन से थे? 4 वो थे जी, अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ये 4 थे जी जो चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। अब कुछ लोग कहेंगे कि अजमेर मेरवाड़ा कहाँ है? राजस्थान में है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में अभी वर्तमान में। कुर्ग कहाँ है? कुर्ग कर्नाटक में है। दिल्ली आपको पता ही है भारत की राजधानी है जी। तो टोटल अपने जो चुनाव होने थे वो कितने सीटों पर होने थे, देखिए जी।
अब आपसे प्रश्न यह है कि संविधान सभा का चुनाव कितनी सीटों पर होना था। हालांकि मैंने अभी तक बताया नहीं है, लेकिन आप कमेंट कर सकते हो, अच्छा बुरा कैसे भी। देखिए दोस्तों, अगर आप लिख देते हो तो वह आपका स्थायी हो जाता है। अगर आप सुन के सीधा आंसर दे देते हो तो आप थोड़े समय बाद भूल जाते हो। इसीलिए लिख लिख के याद कीजिए जी, ताकि आपका ज्ञान है जो स्थायी बना रहे जी। चलिए जी, हम आगे बात करते हैं जी। तो संविधान सभा में कुल निर्वाचित सदस्य कितने थे? जो निर्वाचित सदस्य थे 296, यानी 292 तो भारतीय प्रांतों से आएगी, विधानसभाओं के प्रांतों से आएंगे, 4 किससे आएंगे? चीफ कमिश्नरी प्रांतों से। यानी टोटल कितने हो गए? 296 हो गए। अब आप कहोगे 389 में से 296 हुए, बाकी बाकी तो मनोनीत है ना, वो राजा प्रांत देशी रियासतों से 93 सदस्य मनोनीत होंगे, तो वो अपने काउंट नहीं करने हैं जी। जुलाई अगस्त में चुनाव होते हैं संविधान सभा के, 1946 में रिजल्ट आता है, और रिजल्ट बड़ा ही चौंकाने वाला होता है जी। वो किस तरीके का होता है? जिसमें चुनाव परिणाम आता है जिसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिलती हैं, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती हैं, अन्य छोटी मोटी पार्टियों को कुल मिलाकर 7 सीटें मिलती हैं, और निर्दलीय आज़ाद उम्मीदवार कितने होते हैं? 8 सीटें मिलती हैं। टोटल परिणाम आता है 296 सीटों का। तो ये प्रावधान है, ये बहुत से परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको नोट कर लेना, लिख लेना, जैसा भी आपको ठीक लगे जी। तो कांग्रेस ने पूछा जाता है कितनी सीटें जीती थी? 208 सीटें। मुस्लिम लीग ने 273। ये सीटें ज़्यादा पूछते हैं जी बड़ी भर्ती में जी, इसको आप नोट कर लेना जी। चलिए जी, हम आगे बात कर रहे हैं। अब इस परिणाम के बाद में हुआ क्या था जी? हुआ यह था जी, मुस्लिम लीग ने अपना चुनाव परिणाम देख, अल्पमत देखकर संविधान सभा से बहिष्कार ही कर दिया। उन्होंने देखा भी अपने को तो सीटें ही नहीं मिली हैं, कल को अगर हम कुछ संविधान बनाने के लिए कोई प्रावधान करेंगे तो ये हिंदू बनाने ही नहीं देंगे जी। तो ये उनकी संकीर्ण सोच थी, और उन्होंने क्या है, बहिष्कार ही कर दिया जी, शामिल ही नहीं हुआ। और उन्होंने क्या किया जी, 16 अगस्त को क्या कर दिया? 16 अगस्त 1940 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाना शुरू कर दिया। अब आप कहोगे कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या था? जैसे वो पिक्चर थी ना सनी देओल की गदर, वो गदर मचाना शुरू कर दिया था जी, बी मार दो काट दो जी। तो उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाना शुरू कर दिया जिन्ना के नेतृत्व में जी, क्योंकि उनको पता है हमारी सीटें कम आई है, अब हमारा कुछ बनेगा ही नहीं जी। इसलिए उन्होंने ऐसा एक तरीके से हिंसा फैलाना शुरू कर दिया था जी। आगे हम बात करेंगे, जो संविधान सभा है वहां पर कुल सदस्य कितने थे? 389 सदस्य थे प्रारंभ में। स्वतंत्रता से पहले पुनर्गठन हुआ था, यानी पहले दोबारा से काउंटिंग हुई, यानी थोड़ी सीटें घटाई बढ़ाई गई, क्योंकि मुस्लिम लीग अलग हो गई थी, तो 324 रह गई थी, और 324 थी। अब आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछेगा, स्वतंत्रता से पूर्व पुनर्गठन में सदस्य कितने थे? 389 भी होगा, लेकिन आपने 389 नहीं करना, 324 करना है। आप कहोगे 389 हमें पता कैसे? पुनर्गठन का ध्यान रखना, इतना पुनर्गठन। अगर लिखा हो स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने सदस्य थे संविधान सभा में, तो 389 करने हैं। अगर पूछे संविधान सभा में पूर्व पुनर्गठन में कितने सदस्य थे, फिर 324 करना है। अब इसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात पुनर्गठन में सदस्य कितने रह गए थे? 299 रह गए थे जी। इस बात का भी ध्यान रखना, इनको कंफ्यूज मत हो जाना। देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात पुनर्गठन हुआ, यानी हम आज़ाद हो गए, उसके बाद सीटों का दोबारा पुनर्गठन किया, यानी सीटों को घटाया बढ़ाया, तो हमने कितना 299 सीटें रह गई। अब आप कहोगे बाकी किधर गई? बाकी पाकिस्तान में चली गई ना, वो क्षेत्र उनको दे दिया गया था। इधर बांग्लादेश भी पूर्वी पाकिस्तान हो गया था जी। अब अपने कहते हैं संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले कितने व्यक्ति थे? तो संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले 284 व्यक्ति थे जी। ये आंकड़े याद रखने, 284 थे जिन्होंने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए था जी। अब ये एक प्रश्न और पूछ ले, संविधान सभा पर प्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। आगे जाके थोड़ा टफ जाके पूछ लेते हैं कि संविधान सभा पर अंतिम हस्ताक्षर किसने किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। भारत के राष्ट्रपति अभी बने नहीं है, बनने वाले थे, लेकिन वो थे पहले कृषि मंत्री पद पर थे जी। तो ध्यान रखना जी, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और अंतिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था जी। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रख लेना, नोट कर लेना जी साथ साथ में जी। अब हम बात कर रहे हैं संविधान सभा में प्रथम बैठक में उपस्थित कितने सदस्य? ये देखो जी, एसएससी सीजीएल में फेवरेट प्रश्न है जी उनका जी। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जी। यहाँ पटवार की कर रहे हो तो कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ना, उसमें कितने सदस्य उपस्थित थे? 207 सदस्य थे। अधिकतर किताबें 208 बताती हैं कि उन्होंने कहा था कि 208 सदस्य शामिल हुए थे। मित्रों, 208 सदस्य शामिल नहीं हुए थे, 208 सदस्य कांग्रेस के थे, लेकिन उन कांग्रेस में से भी एक सदस्य आया नहीं था, केवल 207 ही सदस्य थे जी। इस बात का ध्यान रखना जी। तो
ये देख लीजिए जी, साइन करते हुए जी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी साइन कर रहे हैं, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, ये बाकी अन्य सदस्य हैं, ये गांधी जी भी साइन कर रहे हैं, देख लीजिए जी। तो ये गांधी जी रहे, ये बाकी सरदार जी रहे, यानी सभी धर्मों के लोग थे जी। हमारा भारत की पहचान ही यही है जी कि यहाँ पर बंधुत्व की भावना पाई जाती है जी। और ये संविधान सभा उस समय की है जी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ रहे थे, उस समय की ये है जी फोटो। तो मैंने इसे इंटरनेट से डाउनलोड किया, आप खुद भी देख सकते हो जी, मैंने कोई खुद नहीं बनाई है जी, आप देख सकते हो जी। ये संविधान सभा में है जी, चर्चा हो रही है जी उद्देश्य प्रस्ताव पर। तो ये था जी आज के बारे में, ये मुख्य मुख्य बातें थी जी। बाकी इसका कुछ भाग रह गया, वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। इससे संबंधित आपका अगर कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। और अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, साथ साथ में रीट भर्ती की भी तैयारी के लिए आपको समय मिल जाएगा। रीट पंजाबी विषय के भी टेस्ट लिए जाते हैं, बिल्कुल निःशुल्क लिए जाते हैं। अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो जी। तो आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राय ज़रूर बताना। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अगर आप कमेंट करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है, हम भी आगे अगली वीडियो बनाते हैं। अगर आप देख के छोड़ देते हो तो हमारा भी मन नहीं होता है। जैसा भी अगर कमी भी है तो भी आप लिख दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है जी। आप भी हमारे मित्र हो जी, आप कोई दूसरे तो हो नहीं, तो ज़रूर बताइए जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।